इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो स्पेशल टॉपिक पूछे जाने हैं यानी कंप्लीट जो 18-20 चैप्टर है उसका कंप्लीट कराया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। हर 10 साल में ना भारत एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा काम करता है। अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की गिनती। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है, पता है? इन नंबरों में छुपी है हमारे देश की पूरी कहानी। कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ हम पीछे रह गए, और कुछ ऐसे सच जो शायद आपको चौंका दें। तो चलिए आज इन्हीं आंकड़ों के पीछे की कहानियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 की जनगणना के सबसे बड़े नंबर की, 121 करोड़। जी हाँ, जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये काम कितना बड़ा है और क्यों इसे दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश इतने सारे 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनता कैसे है? और उससे भी जरूरी सवाल, ये जो नंबर निकल कर आते हैं ये हमें बताते क्या हैं? भारत की तरक्की, उसकी मुश्किलों और उसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी के बारे में ये नंबर क्या कहानी कहते हैं? तो लोगों को गिनने का ये जो इतना बड़ा काम है, ये आखिर शुरू कब और कैसे हुआ? सुनने में तो ये बड़ा मॉडर्न आइडिया लगता है ना, लेकिन इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है, पता है? पुराने रोम से लेकर मुगल काल में आईने अकबरी तक, जिसमें राजकाज चलाने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। अब भारत की बात करें तो पहली कोशिश हुई 1872 में, पर उसमें एक दिक्कत थी, वो नॉन सिंक्रोनस थी। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में गिनती अलग अलग टाइम पर हुई। जो असली गेम चेंजर था वो था साल 1881, जब पहली बार सिंक्रोनस जनगणना हुई, मतलब पूरे देश में एक साथ। और बस तभी से ये सिलसिला चल पड़ा हर 10 साल में। और आजाद भारत ने 1951 में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो चलिए अब सीधे आते हैं सबसे ताजा आंकड़ों पर, मतलब 2011 की जनगणना पर। ये आजाद भारत की 7वीं और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। आइए इसके कुछ सबसे जरूरी और बड़े नतीजों को देखते हैं। अच्छा, 2011 की जनगणना की कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है। इसे होम मिनिस्ट्री ने करवाया था और इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इस पूरे काम की आत्मा थी, क्योंकि यही नंबर तो तय करते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा, पॉलिसीज कैसी बनेंगी। अब अगर हम जेंडर ब्रेकडाउन देखें तो आबादी में 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं। ये फर्क देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आबादी 1.25 अरब हो तो इसका मतलब करोड़ों में होता है। और ये मामूली सा दिखने वाला अंतर देश के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर डालता है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। 17.7% की ग्रोथ रेट का मतलब है कि सिर्फ 10 साल में भारत की आबादी में 18 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। इसको ऐसे समझिए कि लगभग पूरे ब्राजील की आबादी के बराबर लोग सिर्फ एक दशक में भारत की जनसंख्या में जुड़ गए। कमाल है। देखिए, नेशनल एवरेज हमें एक कहानी तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन नंबरों की गहराई में जाते हैं ना, एक पूरी तरह से अलग ही तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि एक भारत के अंदर कई भारत बसते हैं, जहां राज्यों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जरा इस बदलाव को देखिए। आजादी के बाद से पॉपुलेशन डेंसिटी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब 1951 में जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 117 लोग रहते थे, 2011 में ये नंबर बढ़कर 382 हो गया। ये हमारी जमीन पर, हमारे संसाधनों पर बढ़ते दबाव को साफ साफ दिखाता है। और ये जो असमानता है ना, ये सबसे तीखे तौर पर सेक्स रेशियो में दिखती है। मतलब एक ही देश में दो अलग अलग दुनिया है। एक तरफ है केरला, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो एक हेल्दी समाज का संकेत है। और वहीं दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 रह जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा करता है।
और यही कहानी शिक्षा के मामले में भी दिखती है। केरल जहां देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है, वहीं बिहार सबसे नीचे। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये दिखाता है कि देश के अलग अलग कोनों में लोगों को मिलने वाले मौकों में कितना बड़ा फासला है। ये टेबल भारत के दो चेहरों वाली कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखिए, कहाँ बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग और कहाँ अरुणाचल में सिर्फ 17। सेक्स रेशियो में केरल और हरियाणा का फर्क, और लिटरेसी में केरल और बिहार का। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत की असली कहानी नेशनल एवरेज में नहीं, बल्कि राज्यों के बीच के इसी फासले में छिपी है। अब आते हैं भारत के डेमोग्राफिक इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। एक ऐसा साल जिसने भारत की आबादी के बढ़ने की पूरी कहानी ही बदल दी। जरा इस नंबर को देखें, -0.31%। ये 1911 से 1921 के दशक की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। जी हां, ग्रोथ नहीं बल्कि गिरावट। ये भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा दशक था जब देश की आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। और इसी वजह से साल 1921 को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद भारत की आबादी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस लगातार तेजी से बढ़ती ही चली गई। तो सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? वजह थी उस दशक में पड़े भयानक अकाल और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियां, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। हालात इतने खराब थे कि डेथ रेट बर्थ रेट से कहीं ज्यादा हो गई और नतीजा, आबादी में ये ऐतिहासिक गिरावट। तो इन सब आंकड़ों का, इतिहास का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन नंबर्स के समंदर से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि हमारे देश का एक तरह से आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम कहां से चले थे और अब कहां पहुंचे हैं। ये नंबर राज्यों के बीच की खाई को साफ साफ दिखाते हैं, ताकि सरकारें उस हिसाब से योजनाएं बना सकें। और 1921 के उस ग्रेट डिवाइड के बाद की जबरदस्त ग्रोथ की कहानी समझे बिना हम आज के भारत को समझ ही नहीं सकते। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। 2021 की जनगणना में तो देरी हो चुकी है, लेकिन जब भी अगली गिनती होगी तो उसके आंकड़े क्या बताएंगे? क्या राज्यों के बीच का यह फासला कुछ कम हुआ होगा? क्या जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी होगी? अगली जनगणना भारत की एक बिल्कुल नई कहानी लिखेगी और उस कहानी का इंतजार हम सबको रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक, ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। नमस्कार, आज हम भारत के पड़ोसियों की बात करेंगे। एक एक करके हम उन 9 देशों के सफर पर चलेंगे जिनकी सीमाएं भारत से मिलती हैं। तो कुल मिलाकर भारत की सरहदें 9 देशों से जुड़ती हैं। पर ये देश है कौन और भारत से ये जमीन और समंदर के रास्ते कैसे जुड़े हैं? देखिए, इनमें से 7 देश तो ऐसे हैं जिनकी जमीनी सीमा भारत से लगती है और 2 हैं समुद्री पड़ोसी। तो सबसे पहले आइए जमीनी सरहदों की बात करते हैं और इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये एक ट्रिक है, एक जुमला है, बचपन में एमबीए। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर इससे आपको देशों के नाम उनकी सीमा की लंबाई के हिसाब से घटते क्रम में याद हो जाएंगे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। और ये चार्ट इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 4096 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि सबसे लंबी है, और वहीं अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की है। तो ठीक है, अब एक एक करके इन देशों के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिमी छोर से। यहां सबसे पहले आता है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे ऐतिहासिक रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद है और करेंसी पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी है।
लेकिन हाँ, जब बात सबसे ऊंची चोटी की आती है तो थोड़ी अस्पष्टता है, क्योंकि केटू पर्वत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ता है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। जैसा हमने देखा, भारत के साथ इसकी सबसे छोटी जमीनी सीमा है, जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं। अफगानिस्तान के भी अपने अलग राष्ट्रीय प्रतीक और भूगोल हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव हमेशा से रहा है। एक तरफ 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से सिंधु जल संधि जैसा समझौता हुआ, तो दूसरी तरफ हाल ही में थार और समझौता एक्सप्रेस जैसी ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया गया। तो इन समझौतों और फैसलों ने ही दशकों से इस रिश्ते को एक शक्ल दी है। चलिए, अब पश्चिम से उत्तर की ओर चलते हैं और बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े पड़ोसी चीन की। भारत और चीन की जो सीमा है, खासकर पूर्वी हिस्से में, उसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये लाइन, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा से ही दोनों देशों के बीच विवाद का एक बड़ा मुद्दा रही है। चीन वाकई में एक बहुत बड़ा देश है और इसके आंकड़े भी यही बताते हैं। राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। और हाँ, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी भी यही है। अब भारत और चीन को लेकर एक नजरिए की बात करें तो एक स्रोत कुछ इस तरह की तुलना करता है। उसका कहना है कि चीन, जो भारत के बाद आज़ाद हुआ, आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है और वहां उड़ने वाली टैक्सियों को मंजूरी मिल गई है। वहीं भारत में न्यूज़ चैनल अभी भी नारियल से करतब दिखाने वाले चमत्कारी बाबाओं पर ही अटके हुए हैं। हालांकि सीमा पर विवाद हैं, पर ऐसा नहीं है कि शांति के लिए कोशिशें नहीं हुई। दोनों देशों के बीच रिश्ते को संभालने के लिए कई समझौते भी हुए हैं, जैसे 1954 का पंचशील समझौता, और फिर बाद में बॉर्डर पर शांति बनाए रखने के लिए भी कई समझौते किए गए। अब चीन से थोड़ा हटकर हिमालय की गोद में बसे दो और पड़ोसियों की बात करते हैं। ये दोनों देश लैंडलॉक्ड हैं, यानी चारों तरफ जमीन से घिरे हैं, और भारत के साथ इनके रिश्ते बहुत खास हैं। पहला है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, और एक दिलचस्प बात यह है कि 2015 से गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। और दूसरा देश है भूटान। भूटान अपनी बिल्कुल अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, चाहे वो इनका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो या फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को मापने का इनका अनूठा कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हिमालय से निकलकर पूर्व की तरफ चलते हैं। यहां हम उस देश पर पहुंचते हैं जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सरहद है, और साथ ही एक और अहम रणनीतिक साझेदार से भी मिलेंगे। ये देश है बांग्लादेश। जैसा हमने पहले भी देखा, भारत की सबसे लंबी सीमा इसी के साथ है। जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में उसके बांग्लादेश बनने से इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल गया। पूर्व में हमारा दूसरा पड़ोसी है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा भी कहते थे। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए म्यांमार बहुत अहमियत रखता है, और इसका सबूत है कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिन पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने जमीन से जुड़े सभी 7 पड़ोसियों की बात कर ली। अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और बात करते हैं हिंद महासागर में बसे भारत के 2 अहम समुद्री पड़ोसियों की। ये है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट के जरिए अलग होता है, और मालदीव 8 डिग्री चैनल से। दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्टनर हैं। तो ये थे भारत के 9 पड़ोसी, 7 जमीनी और 2 समुद्री। हर एक सरहद का अपना एक अलग इतिहास है, अपने अलग रिश्ते हैं और अपनी अलग चुनौतियां भी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इन 9 सरहदों में से वो कौन सी सरहद होगी जो आने वाले कल में भारत के भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक, ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। क्या आपको पता है कि दुनिया में लगभग हर 39 सेकंड में एक हैकर अटैक होता है? हम सब एक ऐसी हाइपर कनेक्टेड दुनिया का हिस्सा हैं जहां साइबर क्राइम एक ऐसा खतरा है जो दिखता तो नहीं पर है बिल्कुल असली। और इसका असर देखिए सिर्फ हमारे कंप्यूटर तक नहीं रहता, ये सीधा हमारी जेब, हमारी इज्जत और हाँ, हमारे मन पे भी पड़ता है।
तो चलिए आज इसी डिजिटल दुनिया के खतरों को समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये साइबर की दुनिया आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के अपराध होते हैं, उनका हम पर क्या असर पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, हम इनसे खुद को कैसे बचा सकते हैं। किसी भी क्राइम को समझने से पहले उस जगह को समझना जरूरी है जहां वो होता है, और डिजिटल अपराधों की दुनिया का नाम है साइबर स्पेस। आसान भाषा में कहें तो जो कुछ भी ऑनलाइन है ना, हमारा ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, सब कुछ साइबर स्पेस का ही हिस्सा है। ये एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो नेटवर्क के जरिए आपस में जुड़ी हुई है। तो जब कोई भी पुराना अपराध, सोचिए जैसे चोरी, धोखाधड़ी या किसी को धमकी देना, जब यही सब काम कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से किए जाते हैं तो बस वही बन जाता है साइबर क्राइम। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अपराधी इस डिजिटल दुनिया में आखिर किस किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं और कैसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले आता है हैकिंग। ये शब्द तो शायद सबने सुना ही होगा। इसका सीधा सा मतलब है किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में बिना इजाजत के घुस जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हमारे घर में ताला तोड़कर घुस जाए। बस ये सब डिजिटल दुनिया में होता है। फिर आता है फिशिंग। इसका नाम ही फिशिंग यानी मछली पकड़ने जैसा है और काम भी वैसा ही है। ये एक तरह की डिजिटल जालसाजी है। जैसे मछुआरा दाना डालकर मछली फंसाता है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल एक नकली लेकिन बिल्कुल असली दिखने वाला ईमेल या मैसेज भेजते हैं और कोई उस झांसे में आकर अपनी जानकारी दे दे, बस उनका काम हो गया। अब बात करते हैं मैलवेयर की। ये नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, मैलिशियस यानी बुरा और सॉफ्टवेयर। तो मैलवेयर का मतलब है बुरा सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर कई तरह के खतरनाक सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका एक ही मकसद होता है नुकसान पहुंचाना। और इसकी कई किस्में हैं, जैसे वायरस जो किसी फाइल से चिपक कर फैलता है। फिर है वर्म, ये और भी शातिर है। इसे फैलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं, ये नेटवर्क में खुद ही एक कंप्यूटर से दूसरे में पहुंच जाता है। और ट्रोजन हॉर्स, ये तो एक काम के सॉफ्टवेयर का मुखौटा पहनकर आता है और जैसे ही उसे इंस्टॉल किया, ये चुपके से डेटा चुराना शुरू कर देता है। ये एक तरह से हमारे डेटा की डिजिटल किडनैपिंग है। क्रिमिनल्स जरूरी फाइलों पर ताला लगा देते हैं और उन्हें वापस देने के बदले में फिरौती यानी पैसे मांगते हैं। लेकिन साइबर क्राइम सिर्फ डेटा या पैसों को ही निशाना नहीं बनाता, ये सीधे सीधे इंसानों पर भी हमला करता है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग इसके उदाहरण हैं। दोनों में फर्क यह है कि बुलिंग शायद एक बार की घटना हो, पर स्टॉकिंग में अपराधी लगातार एक जुनून के साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर किसी का पीछा करता है और परेशान करता है। तो अब तक हमने अपराधों के तरीकों को तो समझ लिया है, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इन सब का हमारी असल जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। देखिए, इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। सोचकर देखिए, किसी की सालों की मेहनत से बनाई इज्जत मिट्टी में मिल सकती है। और इन सब से बढ़कर इसका जो भावनात्मक असर पड़ता है, जैसे चिंता, डिप्रेशन, वो तो बहुत ही गंभीर है। और अगर हम भारत की बात करें तो तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में साइबर क्राइम के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। अब सवाल है, यही क्यों? तो इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि ये राज्य भारत के बड़े आईटी और फाइनेंशियल हब हैं। जहां इंटरनेट और डिजिटल लेनदेन ज्यादा होगा, वहां अपराधियों को मौके भी तो ज्यादा मिलेंगे, है ना? खतरों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन डरने से काम नहीं चलेगा। सबसे जरूरी है ये जानना कि हम खुद को इन खतरों से बचाएं कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं बचाव के तरीकों की। यहां 5 आसान लेकिन बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। तीसरा, एक अच्छा एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल करें। चौथा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और पांचवा, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग जैसे संवेदनशील काम ना करें। और इस काम में सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जैसे ट्विटर, जो अब एक्स है, उस पर साइबर दोस्त नाम का एक अभियान है जो लोगों को नए नए ऑनलाइन खतरों के बारे में आगाह करता है और बचने के तरीके बताता है। और ये नंबर, इसे जरूर याद रखिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। अगर कभी भी कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो घबराना नहीं है, फौरन इस नंबर पर कॉल करना है। याद रखिए, जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, कार्रवाई उतनी ही तेजी से होगी। अब थोड़ी बात कानून की भी कर लेते हैं। साल 2000 भारत के डिजिटल इतिहास में एक बहुत बड़ा साल था।
इसी साल हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट लागू हुआ। ये पहला कानून था जो खास तौर पर साइबर क्राइम से निपटने के लिए बनाया गया था। लेकिन टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, तो कानून को भी बदलना पड़ता है। 2008 में इस कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया ताकि आइडेंटिटी की चोरी जैसे नए तरह के अपराधों से भी निपटा जा सके। ये बदलाव फिर 2009 से पूरी तरह लागू हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि साइबर क्राइम की कोई सरहद नहीं होती। एक अपराधी किसी दूसरे देश में बैठकर किसी को भी निशाना बना सकता है। अब सोचिए, ऐसे में सबूत इकट्ठा करना और उस तक पहुंचना कितना मुश्किल और लंबा काम बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल ये है कि जब हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है, तो क्या हमारी ऑनलाइन सुरक्षा हमारी शारीरिक सुरक्षा जितनी ही जरूरी नहीं बन गई है? इस पर हम सबको सोचना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। नमस्कार। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो पर्यावरण विज्ञान पर ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम उन सभी जरूरी पहलुओं को तेजी से समझेंगे जो परीक्षा में कामयाबी की कुंजी बन सकते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि हमारा पर्यावरण आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें एनर्जी कैसे घूमती है। पृथ्वी की परतों के अंदर झांकेंगे, प्रदूषण के असर को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि हम इसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। हमारा पर्यावरण आखिर बना किन चीजों से है? देखिए, पर्यावरण शब्द को ही अगर तोड़कर देखें तो 2 शब्द निकलते हैं। परि, जिसका मतलब है चारों ओर, और आवरण मतलब घेरा। तो सीधा साधा मतलब हुआ वो हर चीज जो किसी भी जीवित प्राणी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अब इस पर्यावरण को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है जैविक घटक, यानी जिनमें जान है, जैसे हम, जानवर, पेड़ पौधे और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। और दूसरी तरफ है अजैविक घटक, जिनमें जान नहीं है, जैसे जमीन, हवा, पानी, यहाँ तक कि हमारे बनाए हुए घर और इमारतें भी। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि पर्यावरण में क्या क्या है, पर ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब छिपा है ऊर्जा के प्रवाह में। चलिए देखते हैं कि इसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। ये पूरा खेल एक फूड चेन यानी आहार श्रृंखला के जरिए चलता है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, यानी हमारे पेड़ पौधे जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता, जो इन पेड़ पौधों को या दूसरे जीवों को खाते हैं। और सबसे आखिर में है अपघटक, जो मरे हुए जीवों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, एक तरह से रिसाइकल कर देते हैं। लेकिन इस एनर्जी के लेन देन में एक बहुत ही जरूरी नियम काम करता है, और वो पूरा नियम बस इस एक नंबर में छिपा है। ये है लिंडेमैन का 10% का नियम, और ये कहता है कि जब भी ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो उसका सिर्फ 10% ही आगे पहुंचता है। मतलब जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, एनर्जी कम होती चली जाती है। ठीक है, आप जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और अपने ग्रह के सुरक्षा कवच यानी इसकी परतों को देखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। चलिए जमीन से आसमान की तरफ एक सफर करते हैं। सबसे पहली परत जो हमसे सबसे करीब है वो है क्षोभमंडल, जमीन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक। याद रखिए, मौसम का सारा ड्रामा, बारिश, बादल, आंधी, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। क्षोभमंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर तक फैला है। ये परत 2 वजहों से बहुत खास है। एक, यहीं पर हमारी जिंदगी बचाने वाली ओजोन लेयर है, और दूसरा, यह मौसम बिल्कुल शांत रहता है, इसीलिए सारे हवाई जहाज यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और ऊपर चलते हैं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ये है मध्यमंडल। इसे आप धरती का बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से गिरने वाले ज्यादातर उल्कापिंड यहीं पहुंचकर जलकर राख हो जाते हैं। अब आता है आयन मंडल, जो 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
इसका एक बहुत ही दिलचस्प काम है। ये रेडियो तरंगों को वापस धरती पर भेज देता है, शीशे की तरह। इसी की वजह से हम दूर दूर तक रेडियो सुन पाते हैं। और सबसे आखिर में सबसे बाहरी परत, बाह्यमंडल, ये वो जगह है जहां से असल में अंतरिक्ष शुरू होता है। हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सब यहीं पृथ्वी का चक्कर काटते रहते हैं। ये तो हुई आसमान की बात, लेकिन अगर हम जमीन के अंदर झांकें तो कहानी और भी दिलचस्प है। हमारी पृथ्वी अंदर से 3 हिस्सों में बटी है, और ये चार्ट देखिए, साफ पता चलता है कि 84% हिस्से के साथ मेंटल ही सबसे बड़ा है, और हम जिस ऊपरी परत यानी भूपर्पटी पर रहते हैं वो तो सिर्फ 1% है। चलिए अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसका असर हम सब पर हर रोज पड़ रहा है, प्रदूषण और उसके प्रभाव। ये टेबल परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे गाड़ियों के अधूरे जले धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे हमारे खून में ऑक्सीजन कम कर देती है, या फिर कोयला जलने से निकली सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की वजह बनती है। हर प्रदूषक का अपना एक खतरनाक असर है। तो इन सब खतरों को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या हम कुछ कर भी रहे हैं? बिल्कुल। चलिए अब पर्यावरण को बचाने के लिए जो कोशिशें हुई हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें और घटनाएं दिखाती है। शुरुआत हुई 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से, फिर आया भारत का अपना 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और हाल ही में 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। अब 1986 की ये तारीख अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। सोचिए, ये कानून तब आया जब पर्यावरण को अच्छा बनाना था, और अच्छा सुनने में कैसा लगता है? 8-6 यानी 86, तो बस याद हो गया, 1986। कानून तो अपनी जगह है, लेकिन भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए जबरदस्त जन आंदोलन भी हुए हैं। कौन भूल सकता है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पेड़ों से लिपटकर उन्हें बचाने वाला चिपको आंदोलन, या फिर दक्षिण भारत में उसी की प्रेरणा से हुआ अपीको आंदोलन, और मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन तो एक मिसाल है। और आखिर में ये एनजीटी क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। 2010 में इसे बनाया गया था। आप इसे एक स्पेशल ग्रीन कोड समझ सकते हैं, जिसका एकमात्र काम है पर्यावरण से जुड़े मामलों को तेजी से और सही तरीके से निपटाना। तो हमने पर्यावरण के घटक समझे, ऊर्जा का प्रवाह देखा, कानून और आंदोलनों की बात की, लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी एक सवाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। नमस्कार। इस पेशकश में हम कुछ ऐसे नंबर्स पर बात करेंगे जो हर किसी को पता होने चाहिए। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये वो जानकारी है जो किसी की जान बचा सकती है या किसी को बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल सकती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या एकदम से सही नंबर याद आएगा? सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना, पर इसका जवाब उतना ही जरूरी है। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है, एक ऐसा नंबर जो हर किसी के फोन में सबसे ऊपर होना चाहिए। जी हाँ, 112। बस यही एक नंबर। ये भारत का इंटीग्रेटेड इमरजेंसी नंबर है। इसे बस दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा, तो इस एक नंबर के पीछे ना एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम काम करता है। इसे कहते हैं ERSS, यानी कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। आप इसको एक छाते की तरह समझ सकते हैं। एक ही छाते के नीचे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सब आ जाते हैं। मतलब इमरजेंसी चाहे कोई भी हो, बस 112 डायल कीजिए और आपकी कॉल अपने आप सही डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। तो चलिए अब उन मेन इमरजेंसी सर्विसेज को देखते हैं जिन्हें इस 1-2 सिस्टम के अंदर एक साथ लाया गया है। ये नंबर्स तो हम सबको पता ही हैं, है ना? पुलिस के लिए 100 और फायर ब्रिगेड के लिए 101। ये वो पुराने और भरोसेमंद नंबर हैं जो अब 112 के नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। लेकिन जब एम्बुलेंस की बात आती है तो यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है।
असल में दो मेन नंबर्स हैं और दोनों का काम थोड़ा अलग है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नंबर 102 जो है वो खास तौर पर गर्भवती महिलाओं और छोटे नवजात शिशुओं के लिए है। वहीं नंबर 108 बाकी सभी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए है, जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक से बहुत बीमार हो गया। ये फर्क पता होना चाहिए ताकि सही मदद सही समय पर मिल सके। और एम्बुलेंस को फौरन बुलाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये गोल्डन आवर के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। ये किसी भी बड़ी चोट के बाद का वो पहला सबसे कीमती 1 घंटा होता है। अगर इस 1 घंटे के अंदर सही मेडिकल मदद मिल जाए तो किसी के बचने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए 108 डायल करने में एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इमरजेंसी सेवाओं से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन हेल्पलाइन नंबर्स की जो समाज के सबसे संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग। ये नंबर्स हमारी कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए बहुत अहम है। महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के लिए 1090, घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए 181, किसी भी मुश्किल में फंसे बच्चे की मदद के लिए चाइल्ड लाइन 1098 और हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए एल्डर लाइन 14567। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, 1090 हेल्पलाइन पर जो भी कॉल करता है उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि कोई भी बिना किसी डर या झिझक के मदद मांग सके। चलिए अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो आजकल की दुनिया में बहुत आम हो गया है और ये हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। आज के ज़माने में कुछ सबसे बड़े खतरे ऑनलाइन ही हैं। ये डिजिटल दुनिया जितनी सहूलियतें देती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है ना? और इसी ऑनलाइन खतरे से लड़ने के लिए ये नंबर है 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। मतलब ऑनलाइन फ्रॉड होने पर यही नंबर सबसे पहले काम आएगा। तो अगर कभी किसी के साथ ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है? फौरन 1930 पर कॉल करना है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दी जाती है तो पैसे वापस मिलने का चांस सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ये तो हो गई इमरजेंसी की बातें, पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स ऐसे भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी काम आ सकते हैं। जैसे कि रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो 139 है, कोई सामान खराब निकल गया या किसी कंपनी से शिकायत है तो 1915, ट्रैफिक जैम या उससे जुड़ी कोई परेशानी है तो 103 और अगर बिजली चली गई है तो 1912। ये सब नंबर्स रोज की भागदौड़ को थोड़ा आसान बना देते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए फटाफट उन सबसे ज़रूरी नंबर्स की एक क्विक लिस्ट देख लेते हैं जो हमेशा याद रहने ही चाहिए। ये वो 5 नंबर हैं जो सच में हर किसी को याद होने चाहिए। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए 112, कोई मेडिकल एक्सीडेंट हो तो 108, साइबर फ्रॉड के लिए 1930, किसी बच्चे को मदद की जरूरत हो तो 0998 और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090। इन नंबर्स को जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये जानकारी सच में किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव ला सकती है। और आखिर में बस एक सवाल, क्या ये जरूरी नंबर्स फोन में सेव हैं? अगर नहीं तो शायद अब इन्हें सेव करने का बिल्कुल सही समय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक जो स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। सोचिए, किसी भी देश को ना 2 तरह की ढालों की जरूरत पड़ती है। एक जो उसे बाहरी दुश्मनों से बचाए और दूसरी जो उसे अंदर के खतरों से महफूज रखे। आज हम उसी भीतरी ढाल की बात करने वाले हैं। अच्छा, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब हम बाहरी सुरक्षा की बात करते हैं तो जाहिर है इसका मतलब है देश की सीमाओं की रक्षा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय और हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास होती है। लेकिन देश के अंदर मतलब सीमाओं के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम आंतरिक सुरक्षा का है, और ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन, जिसमें पुलिस और दूसरे केंद्रीय बल शामिल होते हैं।
तो फर्क साफ है, एक ढाल बाहर के लिए, एक अंदर के लिए। तो मतलब असल में जो सबसे जरूरी बात है ना, वो ये है कि आंतरिक सुरक्षा का मकसद सिर्फ जुर्म को रोकना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां शांति हो, स्थिरता हो, ताकि देश आगे बढ़ सके, विकास कर सके। क्योंकि अगर घर के अंदर ही शांति नहीं होगी तो तरक्की कैसे होगी? तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब काम करता कैसे है, कौन है इंचार्ज और क्या नियम कानून है। इसको समझने के लिए हमें अपने संविधान को देखना होगा, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। और यहीं पर ना चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें रक्षा और सेना जैसे विषय हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है। दूसरी है राज्य सूची, और ये बहुत अहम है क्योंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था इसी में आते हैं। मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना मुख्य रूप से राज्यों का काम है। और फिर एक समवर्ती सूची भी है, जिसमें आपराधिक कानून जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच एक बढ़िया तालमेल होना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये ढाल तो है, पर ये हमें बचाती किस किस चीज से है? चलिए अब उन खतरों पर नजर डालते हैं जो देश के अंदर से ही पनपते हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट काफी लंबी और गंभीर है। देखिए, ये चुनौतियां ना बहुत अलग अलग तरह की हैं। एक तरफ तो हैं वो खतरे जिनमें बंदूकें और हिंसा शामिल हैं, जैसे नक्सलवाद, सीमा पार से आने वाला आतंकवाद और पूर्वोत्तर में सक्रिय कुछ उग्रवादी गुट। और दूसरी तरफ है वो खतरे जो चुपचाप पर्दे के पीछे से देश को कमजोर करते हैं, जैसे साइबर क्राइम, नकली नोटों का कारोबार और हवाला के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका पैसा अक्सर इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ना एक और बहुत ही चिंता की बात सामने आ रही है, और वो ये है कि खतरों का चेहरा बदल रहा है। अब ये सिर्फ भटके हुए नौजवानों तक सीमित नहीं है। अब एक नया शब्द सुनने में आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। मतलब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जब वो ऐसी चरमपंथी विचारधाराओं से जुड़ते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन सब मुश्किलों से जमीन पर लड़ता कौन है? मतलब हाँ, राज्यों की अपनी पुलिस तो है, पर उनकी मदद के लिए केंद्र के पास कौन सी फोर्स है? तो इसका जवाब है 7। गृह मंत्रालय के अंडर 7 बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में CAPFS यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी कहते हैं। और इनमें से हर एक का काम बहुत खास और बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए कौन क्या करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के लिए BSF है, चीन बॉर्डर के लिए ITBP और नेपाल भूटान के लिए SSB। देश के अंदर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है CRPF की, जो नक्सलवाद से लेकर दंगों तक हर जगह तैनात रहती है। फिर CISF है, जो हमारे एयरपोर्ट्स, मेट्रो और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की सुरक्षा करती है। और आखिर में NSG, हमारे एलीट कमांडोज, जो आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं। और हाँ, असम राइफल्स, जो सबसे पुरानी फोर्स है, वो म्यांमार बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में तैनात है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो सबसे बड़ी फोर्स है ना, CRPF, उसके अंदर भी और स्पेशल यूनिट्स हैं, जैसे RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स। आपने नीली यूनिफॉर्म में उन्हें देखा होगा, खासतौर पर दंगों जैसी स्थिति को संभालने के लिए। और दूसरी है कोबरा बटालियन। ये जंगल वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं और इनका मुख्य काम नक्सल प्रभावित इलाकों में होता है। देखिए, सिर्फ फोर्स बनाने से काम नहीं चलता। वक्त के साथ कानून और एजेंसियां भी बदलती हैं, और अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद ही ऐसा होता है। जैसे 1967 में UAPA कानून आया, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए। फिर 26/11 का मुंबई हमला हुआ, जिसने हमारी सुरक्षा की कई कमियों को सामने ला दिया। और उसी के ठीक बाद 2009 में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी, एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी जो खास तौर पर आतंकवाद से जुड़े केसों की जांच कर सके। लेकिन अब लड़ाई का मैदान ही बदल रहा है। आज की तारीख में आंतरिक सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र का मतलब सिर्फ जंगल या शहर की गलियां नहीं रह गया है। आज के दौर के खतरों को देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा है साइबर आतंकवाद का, फिर है मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स की तस्करी, जिसका पैसा गलत कामों में लगता है, और फिर ये लोन वुल्फ हमले हैं, जहां कोई अकेला इंसान ही हमला कर देता है, और साथ ही गलत सूचना यानी फेक न्यूज़, जो समाज में जहर घोल सकती है। ये सब नए जमाने की लड़ाइयां हैं जो ऑनलाइन लड़ी जा रही हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि जब लड़ाई का मैदान सरहदों से निकलकर हमारे फोन और कंप्यूटर तक,
यानी साइबर स्पेस में आ गया है, तो देश की इस भीतरी ढाल को कैसा होना होगा। जाहिर है, भविष्य की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और हम सबकी जागरूकता से जीती जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको यूपी स्पेशल टॉपिक स्पेशल टॉपिक का बुक यानी कि कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये 209 पेज का पीडीएफ है। कंप्लीट स्पेशल टॉपिक ये आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक्स नोट्स दिए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पे जाके आप पिन कमेंट से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और स्पेशल यूपी स्पेशल टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से ज्वाइन करके आपको एकदम फ्री में ले लेना है। कभी सोचा है कि हर हफ्ते पूरी दुनिया में लाखों लोग गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ क्यों चले आते हैं? ये हमारे समय का शायद सबसे बड़ा और सबसे तेज बदलाव है, जिसे हम कहते हैं नगरीकरण। पर ये सिर्फ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी लहर है जो हमारे समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीने के तौर तरीकों को बिल्कुल जड़ से बदल रही है। चलिए आज इसी बड़े बदलाव की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तो जरा सोचिए, होता क्या है जब कोई गांव धीरे धीरे शहर बनने लगता है, जब हरे भरे खेतों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें लेने लगती हैं और कच्ची पगडंडियां चौड़ी सड़कों में बदल जाती हैं। असल में इसी एक सवाल में इस पूरे बदलाव की कहानी छिपी हुई है। आइए आज इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि नगरीकरण का मतलब सिर्फ आबादी का बढ़ जाना या फिर नई बिल्डिंगों का बन जाना नहीं होता। नहीं, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। देखिए, सीधी सादी भाषा में कहें तो नगरीकरण का मतलब है शहरी आबादी का बढ़ना। लेकिन असली बदलाव सिर्फ गिनती का नहीं है, ये तो सामाजिक और आर्थिक रिश्तों का पूरा ताना बाना ही बदल देता है। जब कोई गांव शहर बनता है तो वहां के लोगों के सोचने का तरीका, उनके आपसी रिश्ते, उनका कामकाज, सचमुच सब कुछ बदल जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर शहरों में ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है बेहतर कमाई के मौके, मतलब रोजगार की तलाश। इसके साथ ही बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई, परिवार के लिए बेहतर इलाज की सुविधाएं और आने जाने के लिए आसान ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलकर एक चुंबक जैसा काम करते हैं जो लोगों को गांव छोड़कर शहर आने पर खींच ही लाते हैं। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ किसी एक देश की कहानी नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया ही शहरी बन रही है। और जब हम इसके वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इसकी विशालता देखकर सच में हैरानी होती है। जरा इस पर गौर कीजिए, महाद्वीपों के बीच कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है उत्तरी अमेरिका, जहां 82% से भी ज्यादा आबादी पहले से ही शहरी है, तो वहीं यूरोप में यह आंकड़ा करीब 75% है। और दूसरी तरफ है एशिया, जो अभी सफर के बीच में है, जहां लगभग आधी आबादी ही शहरों में रहती है। मतलब साफ है, दुनिया के अलग अलग हिस्से इस बदलाव के अलग अलग पड़ाव पर हैं। और ये रफ्तार ये अभी रुकने वाली नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की 68% आबादी शहरों का हिस्सा होगी। सोचिए जरा, बस कुछ ही दशकों में हमारी दुनिया की 2/3 आबादी शहरी कहलाएगी। ये कितना बड़ा और कितना तेज बदलाव है। तो फिर हमारे भारत का क्या हाल है? 2011 के हिसाब से भारत की करीब 32% आबादी शहरी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। देखिए, एक तरफ गोवा जैसा राज्य है जो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा शहरी है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश है जहां सबसे कम शहरीकरण हुआ है। यह दिखाता है कि भारत के अंदर भी ये बदलाव हर जगह एक जैसा नहीं है। चलिए अब आंकड़ों से थोड़ा हटकर लोगों की बात करते हैं। जब कोई इंसान गांव से शहर आता है तो उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसकी पहचान, ये सब कैसे बदल जाते हैं? आखिर ये शहरों का सामाजिक ताना बाना बनता कैसे है? शहरों में जिंदगी की रफ्तार ही बिल्कुल अलग होती है। बड़े बड़े संयुक्त परिवार अक्सर छोटे एकल परिवारों में सिमट जाते हैं। महिलाएं काम करने लगती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, जिससे समाज में उनकी जगह और मजबूत हो जाती है। गांव के अपनेपन वाले रिश्तों की जगह अक्सर थोड़े औपचारिक रिश्ते ले लेते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि शहर अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और विचारों का एक संगम बन जाते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। देखिए, नगरीकरण और आर्थिक विकास ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असल में देखा जाए तो शहर ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले असली इंजन होते हैं। शहर ही तो व्यापार, उद्योग और अनगिनत नौकरियों का केंद्र होते हैं। यहीं पर नए नए आइडिया पनपते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं और देश की तरक्की को रफ्तार मिलती है।
शायद इसीलिए तो शहरों को हमेशा से ही अवसरों और सपनों की जमीन कहा जाता रहा है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक स्याह पहलू भी है। शहर जितने मौके देते हैं उतनी ही बड़ी मुश्किलें भी पैदा करते हैं। ये एक दो धारी तलवार की तरह है जिसके दोनों तरफ तेज धार है। एक लाइन है जो शहरों की इस कड़वी सच्चाई को बखूबी बयां करती है। एक तरफ वातानुकूलित महल, दूसरी तरफ नरकसी मलिन बस्तियां। और यही गहरी और लगातार बढ़ती हुई असमानता आज के शहरों की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है। तो चलिए शहर के इन दो चेहरों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ हैं सुनहरे अवसर, बढ़ता हुआ व्यापार, आत्मनिर्भर होती महिलाएं, बेहतर शिक्षा और नई नई संस्कृतियों का मेलजोल। और वहीं दूसरी तरफ हैं गंभीर चुनौतियां, टूटते परिवार, बढ़ती हुई झुग्गियां, जहरीला होता पर्यावरण और भीड़ में बढ़ता अकेलापन। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जैसे जैसे हमारे शहर और बड़े होते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये शहर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए तरक्की और अवसर का जरिया बने। इस एक सवाल का जवाब ही हमारे शहरों का और शायद हमारे पूरे समाज का भविष्य तय करेगा। इस पे सोचना। नमस्कार, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है यानी कृषि, उसकी गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है बल्कि हमारे देश की संस्कृति और करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। एक ऐसा नंबर जो भारतीय कृषि का जो विशाल पैमाना है उसे समझने में हमारी मदद करेगा। मतलब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे करोड़ों लोगों की कहानियां हैं, उनकी उम्मीदें हैं और उनकी रोजी रोटी है। तो चलिए इसी जीवन देने वाली ताकत को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम कृषि की बिल्कुल बेसिक बातों से शुरू करेंगे और फिर भारत को एक कृषि महाशक्ति बनाने वाली क्रांतियों तक हर पहलू पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात कि आखिर ये एग्रीकल्चर या कृषि है क्या? देखा जाए तो इसका सीधा सा मतलब है मिट्टी का इस्तेमाल करके कुछ उगाना। ये एक ऐसी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे खाने की थाली से लेकर हमारे कपड़ों तक के लिए रॉ मटेरियल देती है। और कृषि के अंदर हम बात करते हैं फसलों की, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि किसान अपनी जमीन का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, कभी एक ही फसल उगाकर तो कभी एक साथ कई तरह की फसलें लगाकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन फसलों को कैसे बांटा जाता है, जो कि भारत के अलग अलग मौसमों से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। भारत में खेती का पूरा कैलेंडर ना मॉनसून की धुन पर चलता है और इसी से 3 मुख्य फसल के मौसम बनते हैं, रबी, खरीफ और जायद। हर मौसम अपनी खास फसलों के लिए जाना जाता है। अब मौसम के अलावा खेती करने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग अलग होता है। छोटे पैमाने पर सिर्फ गुजारे के लिए खेती से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक। सबसे पुराने तरीकों में से एक है स्थानांतरण कृषि, जिसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा अनोखा तरीका है। किसान जमीन के एक टुकड़े पर कुछ साल खेती करते हैं और फिर उसे प्राकृतिक रूप से ठीक होने के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस एक ही तरीके के भारत के अलग अलग कोनों में दर्जनों नाम हैं। ये हमारे देश की विविधता को दिखाता है। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ का सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा पैदावार पर होता है ताकि उसे बाजार में बेचा जा सके, और इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। खेती के इन अलग अलग तरीकों में समय के साथ कुछ बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जिन्हें हम कृषि क्रांतियां या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस कहते हैं। इनमें सबसे मशहूर है हरित क्रांति। 1960 के दशक में आई इस क्रांति ने खास तौर पर गेहूं और चावल का उत्पादन इतना बढ़ाया कि देश में खाने की कमी दूर हो गई। फिर आई श्वेत क्रांति। इसने दूध के लिए वही किया जो हरित क्रांति ने अनाज के लिए किया था, और देखते ही देखते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद तो क्रांतियों की एक पूरी सीरीज ही आ गई। पीली क्रांति, नीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, जिन्होंने तेल, मछली से लेकर फलों तक हर चीज के उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो ये सब बातें जमीनी हकीकत में कैसे दिखती हैं, इसको समझने के लिए चलिए भारत के एक ऐसे राज्य का उदाहरण लेते हैं जो कृषि के मामले में एक पावर हाउस है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक कृषि महाशक्ति है। ये गेहूं, गन्ना और दूध का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं।
ये साफ दिखाते हैं कि देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा है और ये कितना अहम है। और जैसा कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन ने कहा था, कृषि का भविष्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को मिलाने में ही है। मतलब हमें अपनी जड़ों को भी सहेजना है और नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से मौसम बदल रहा है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अगली कृषि क्रांति कैसी होगी? क्या वो ड्रोन्स और AI से चलेगी या हम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरफ लौटेंगे? खैर, भविष्य जो भी हो, एक बात तो तय है, कृषि हमेशा हमारी जिंदगी का केंद्र बनी रहेगी। नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो सचमुच हमारी उंगलियों पर नाचती है, सोशल मीडिया की दुनिया। सोचिए, ये कैसे बनी और इसने हमें कैसे बनाया। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। हम सब दिन में ना जाने कितनी बार अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमारी दुनिया को, हमारे रहने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले आखिर ये सोशल मीडिया है क्या? देखिए, इसे एक अपरंपरागत माध्यम कहते हैं। मतलब ये टीवी या अखबार जैसा नहीं है। ये तो इंटरनेट को यूज करके एक तरह की वर्चुअल दुनिया बनाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हम फिजिकली भले ही मीलों दूर हों, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, तो आज के स्टेटस अपडेट्स और स्टोरीज से बहुत पहले कुछ कमाल के आविष्कारों ने सोशल मीडिया के लिए जमीन तैयार की। मतलब एक मजबूत नींव रखी गई जिस पर यह पूरी दुनिया खड़ी हो पाई। ये कहानी शुरू होती है 1960s के दशक में ARPANET से। मजे की बात यह है कि ये असल में एक अमेरिकी डिफेंस प्रोजेक्ट था। फिर आया साल 1971, जब एक छोटे से मैसेज ने, मतलब पहले ईमेल ने, कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। और फिर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब आया, जिसने जानकारी की दुनिया के दरवाजे हम सबके लिए खोल दिए। और हाँ, इस पूरी क्रांति के पीछे कुछ जीनियस लोग थे, जैसे कि विंडसर्फ और बॉब खान। इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही वो बेसिक रूल्स बनाए जिन्हें हम TCP बाय IP प्रोटोकॉल कहते हैं। और इनके बिना सच कहूं तो आज इंटरनेट पर कुछ भी काम नहीं करता। और ईमेल की बात करें तो रे टॉमलिंसन को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया और इन्होंने ही सबसे पहले यूजर नेम को होस्ट नेम से अलग करने के लिए उस फेमस @ सिंबल का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, एक छोटा सा सिंबल जो आज हमारी डिजिटल पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है। फिर एंट्री होती है टिम बर्नर्स-ली की। इन्होंने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और जब 1991 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया ना, तो इंटरनेट सिर्फ कुछ साइंटिस्ट की चीज नहीं रहा, ये हम सब के लिए एक ओपन स्पेस बन गया। तो इन सारी टेक्निकल चीजों के साथ स्टेज पूरी तरह से सेट था। अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, वो पल जब एक सोशल नेटवर्क का आइडिया हकीकत में बदला। ये हुआ 1997 में, जब एंड्रू वेनरिच ने 6 डिग्रीज नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया और यही था पहला असली सोशल मीडिया। इसका नाम एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी पर था कि दुनिया में कोई भी इंसान सिर्फ 6 लोगों के जरिए किसी भी दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग है ना? देखिए, 6 डिग्रीज ने शुरुआत तो कर दी, पर असली गेम चेंजर साबित हुआ 2002 में आया फ्रेंडस्टर। इसे पहला मॉडर्न सोशल नेटवर्क कह सकते हैं। इसी ने दोस्तों के बड़े बड़े ऑनलाइन ग्रुप बनाने का आइडिया पॉपुलर किया। और सच तो ये है कि यही वो कॉन्सेप्ट है जिस पर आज के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स टिके हुए हैं। फिर आया 2000 का शुरुआती दशक और मानो जैसे नए नए प्लेटफॉर्म्स का एक धमाका सा हो गया। ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जिन्होंने एक पूरी जनरेशन के लिए इंटरनेट का मतलब ही बदल दिया। कह सकते हैं कि यह सोशल मीडिया का गोल्डन ईरा था। इस दौर में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। 2002 में लिंक्डइन आया, जिसने प्रोफेशनल और नौकरी की दुनिया को ऑनलाइन बना दिया। फिर 2004 में आया फेसबुक, जिसने दोस्तों से कनेक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। और 2006 में ट्विटर ने सिखाया कि कैसे कम से कम शब्दों में अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि शुरुआती फेसबुक प्रोफाइल पर सिर्फ 5000 दोस्त बनाने की लिमिट थी। आज जहाँ लाखों फॉलोअर्स होना आम बात है, वहाँ ये सोचना भी कितना अजीब लगता है। इससे पता चलता है कि इतने सालों में सोशल मीडिया का स्केल कितना ज्यादा बदल गया है। और ट्विटर की बात करें तो उसकी वो कैरेक्टर लिमिट, शुरू में 140 कैरेक्टर्स,
जो बाद में 280 हो गए। उसने सब कुछ बदल दिया। इसने हमें सिखाया कि अपनी बात को छोटे और असरदार तरीके से कैसे कहना है, और इसी वजह से खबरें और जानकारी फैलने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ये ट्विस्ट था स्मार्टफोन। जैसे ही स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, सोशल मीडिया हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से निकलकर सीधा हमारी जेब में आ गया, और बस इसके साथ ही सब कुछ और भी फास्ट और विजुअल हो गया। और जब विजुअल बदलाव की बात हो ही रही है, तो यूट्यूब का जिक्र तो बनता है। साल 2005 में इसके को-फाउंडर जावेद करीम ने मी एट द ज़ू नाम से एक वीडियो अपलोड किया। सिर्फ 18 सेकंड की एक बहुत ही सिंपल सी क्लिप थी ये, लेकिन इसी एक क्लिप ने एक ऐसी वीडियो शेयरिंग क्रांति की नींव रखी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। फिर आया इंस्टाग्राम। इसने गेम ही बदल दिया, क्योंकि इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर फोटो शेयर करने पर था। और फिल्टर्स की वजह से कोई भी अपनी फोटो को शानदार बना सकता था। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि 2012 में फेसबुक ने इसे खरीद लिया। और हाँ, स्नैपचैट को भी नहीं भूल सकते। इसने हमें एक नई दुनिया से मिलवाया, टेम्परेरी कंटेंट की दुनिया। मतलब वो मैसेज जो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं, और वो स्टोरीज फॉर्मेट जिसे आज लगभग हर प्लेटफॉर्म ने कॉपी कर लिया है, वो भी स्नैपचैट की ही देन है। तो आज की तारीख में सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से जुड़ने का एक जरिया नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, जहां हर ज़रूरत के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है। मतलब आज का सोशल मीडिया सिर्फ दोस्तों से चैट करने तक लिमिटेड नहीं है। इसमें वीडियो होस्टिंग है, इमेज शेयरिंग है, यहाँ तक कि ऊबर जैसी शेयरिंग इकोनॉमी और अमेज़ॉन जैसी सोशल रिव्यू साइट्स भी इसी का हिस्सा हैं। ये हमारी जिंदगी के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुका है। और यहाँ कुछ मजेदार फैक्ट्स भी हैं। हर साल 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है, और एक वर्ल्ड अनफ्रेंड डे भी है। हाँ, सच में, ये 17 नवंबर को होता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि सोशल मीडिया हमारे कल्चर का कितना गहरा हिस्सा बन चुका है। तो एक डिफेंस प्रोजेक्ट से शुरू हुआ सफर हमारी जेब में बसे एक पूरे यूनिवर्स तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया की ये जर्नी वाकई कमाल की रही है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पर इतने तरीकों से कनेक्ट होने के बाद क्या हम सच में पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना है। हर 10 साल में ना भारत एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा काम करता है, अपने 1 अरब से ज्यादा लोगों की गिनती। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है, पता है? इन नंबरों में छुपी है हमारे देश की पूरी कहानी। कहाँ हम आगे बढ़े, कहाँ हम पीछे रह गए, और कुछ ऐसे सच जो शायद आपको चौंका दें। तो चलिए आज इन्हीं आंकड़ों के पीछे की कहानियों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 की जनगणना के सबसे बड़े नंबर की, 121 करोड़। जी हाँ, जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये काम कितना बड़ा है और क्यों इसे दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश इतने सारे 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनता कैसे है? और उससे भी जरूरी सवाल, ये जो नंबर निकल कर आते हैं ये हमें बताते क्या हैं? भारत की तरक्की, उसकी मुश्किलों और उसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी के बारे में ये नंबर क्या कहानी कहते हैं? तो लोगों को गिनने का ये जो इतना बड़ा काम है, ये आखिर शुरू कब और कैसे हुआ? सुनने में तो ये बड़ा मॉडर्न आइडिया लगता है ना, लेकिन इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है, पता है? पुराने रोम से लेकर मुगल काल में आईने अकबरी तक, जिसमें राजकाज चलाने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जाते थे। अब भारत की बात करें तो पहली कोशिश हुई 1872 में, पर उसमें एक दिक्कत थी, वो नॉन सिंक्रोनस थी। मतलब देश के अलग अलग हिस्सों में गिनती अलग अलग टाइम पर हुई। जो असली गेम चेंजर था वो था साल 1881, जब पहली बार सिंक्रोनस जनगणना हुई, मतलब पूरे देश में एक साथ। और बस तभी से ये सिलसिला चल पड़ा हर 10 साल में, और आजाद भारत ने 1951 में इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो चलिए अब सीधे आते हैं सबसे ताज़ा आंकड़ों पर, मतलब 2011 की जनगणना पर। ये आजाद भारत की 7वीं और ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। आइए इसके कुछ सबसे जरूरी और बड़े नतीजों को देखते हैं।
अच्छा, 2011 की जनगणना की कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है। इसे होम मिनिस्ट्री ने करवाया था और इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये इस पूरे काम की आत्मा थी, क्योंकि यही नंबर तो तय करते हैं कि देश का भविष्य कैसा होगा, पॉलिसीज कैसी बनेंगी। अब अगर हम जेंडर ब्रेकडाउन देखें तो आबादी में 51.47% पुरुष थे और 48.53% महिलाएं। ये फर्क देखने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब आबादी 1.25 अरब हो तो इसका मतलब करोड़ों में होता है। और ये मामूली सा दिखने वाला अंतर देश के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर डालता है। ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। 17.7% की ग्रोथ रेट का मतलब है कि सिर्फ 10 साल में भारत की आबादी में 18 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ गए। इसको ऐसे समझिए कि लगभग पूरे ब्राजील की आबादी के बराबर लोग सिर्फ एक दशक में भारत की जनसंख्या में जुड़ गए। कमाल है। देखिए, नेशनल एवरेज हमें एक कहानी तो बताते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन नंबरों की गहराई में जाते हैं ना, एक पूरी तरह से अलग ही तस्वीर सामने आती है। ऐसा लगता है कि एक भारत के अंदर कई भारत बसते हैं, जहां राज्यों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जरा इस बदलाव को देखिए। आजादी के बाद से पॉपुलेशन डेंसिटी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब 1951 में जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में औसतन 117 लोग रहते थे, 2011 में ये नंबर बढ़कर 382 हो गया। ये हमारी जमीन पर, हमारे संसाधनों पर बढ़ते दबाव को साफ साफ दिखाता है। और ये जो असमानता है ना, ये सबसे तीखे तौर पर सेक्स रेशियो में दिखती है। मतलब एक ही देश में 2 अलग अलग दुनिया है। एक तरफ है केरला, जहां 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, जो एक हेल्दी समाज का संकेत है। और वहीं दूसरी तरफ है हरियाणा, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 879 रह जाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती की तरफ इशारा करता है। और यही कहानी शिक्षा के मामले में भी दिखती है। केरल, जहां देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है, वहीं बिहार सबसे नीचे। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, ये दिखाता है कि देश के अलग अलग कोनों में लोगों को मिलने वाले मौकों में कितना बड़ा फासला है। ये टेबल भारत के 2 चेहरों वाली कहानी को एक ही जगह पर समेट देती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखिए, कहाँ बिहार में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग और कहाँ अरुणाचल में सिर्फ 17। सेक्स रेशियो में केरल और हरियाणा का फर्क, और लिटरेसी में केरल और बिहार का। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत की असली कहानी नेशनल एवरेज में नहीं, बल्कि राज्यों के बीच के इसी फासले में छिपी है। अब आते हैं भारत के डेमोग्राफिक इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर। एक ऐसा साल जिसने भारत की आबादी के बढ़ने की पूरी कहानी ही बदल दी। जरा इस नंबर को देखें, -0.31%। ये 1911 से 1921 के दशक की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी। जी हां, ग्रोथ नहीं बल्कि गिरावट। ये भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा दशक था जब देश की आबादी बढ़ने के बजाय घट गई थी। और इसी वजह से साल 1921 को द ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद भारत की आबादी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस लगातार तेजी से बढ़ती ही चली गई। तो सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? वजह थी उस दशक में पड़े भयानक अकाल और स्पेनिश फ्लू जैसी महामारियां, जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। हालात इतने खराब थे कि डेथ रेट बर्थ रेट से कहीं ज्यादा हो गई और नतीजा, आबादी में ये ऐतिहासिक गिरावट। तो इन सब आंकड़ों का, इतिहास का आखिर मतलब क्या निकलता है? इन नंबर्स के समंदर से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जनगणना सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि हमारे देश का एक तरह से आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम कहां से चले थे और अब कहां पहुंचे हैं। ये नंबर राज्यों के बीच की खाई को साफ साफ दिखाते हैं, ताकि सरकारें उस हिसाब से योजनाएं बना सकें। और 1921 के उस ग्रेट डिवाइड के बाद की जबरदस्त ग्रोथ की कहानी समझे बिना हम आज के भारत को समझ ही नहीं सकते। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। 2021 की जनगणना में तो देरी हो चुकी है, लेकिन जब भी अगली गिनती होगी तो उसके आंकड़े क्या बताएंगे? क्या राज्यों के बीच का यह फासला कुछ कम हुआ होगा? क्या जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी होगी? अगली जनगणना भारत की एक बिल्कुल नई कहानी लिखेगी और उस कहानी का इंतजार हम सबको रहेगा।